हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टडी मित्र में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थों का पृथक्करण। यह क्लास 6 एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं। हम लोग क्लास 6 में क्या देख रहे हैं, कुछ चैप्टर एकदम सिंपल होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दूसरा चैप्टर था जिसमें हमने देखा था पोषक तत्वों के बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। वैसे ही अब ये चैप्टर 5वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज का वीडियो हम लोग फटाफट बना रहे हैं और जितना जल्दी हो सके ना 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ के अच्छे से समझेंगे। हाँ, जहाँ आप लोग को दिक्कत हो कमेंट करके बात पूछिए, उसे हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करें। अब सबसे पहले क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थ क्या है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, वो सब तो पदार्थ हैं। अब हम करेंगे उसका पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे दो पदार्थ मिला हुआ है, जैसे पानी में नमक मिल गया, पानी में बालू मिल गया, या तेल में पानी मिल गया, तो उसे अलग कैसे करेंगे। मतलब दो पदार्थों को जब एक दूसरे के मिक्सचर से अलग करते हैं तो उसी घटना को बोला जाता है पृथक्करण। और पृथक्करण कई तरीकों से किया जाता है। वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके गुण पर निर्भर करता है, जो हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें हम पदार्थों को किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। यानी ऐसा बहुत से उदाहरण जिसमें हम क्या देखते हैं कि मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से चालनित्र द्वारा पृथक किया जाता है। चालनित्र यानी छलनी के द्वारा। देखिए यहाँ चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि चाय को कैसे छाना जाता है। आप लोग सबने चाय छाना होगा। सस्य कर्तन के समय अनाज को डंडियों से पृथक करते हैं। सब्जी भी बनाते हैं, डंडियों से अलग करते ही हैं। मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही का क्या करते हैं, मंथन करते हैं। और अध्याय 3 में हमने क्या सीखा था कि रेशों से बीज को पृथक करने के लिए, यानी कपास का जो बिनौला होता है उसमें से रेशों और बीज मिले हुए होते हैं, तो उस रेशा को अलग करने के लिए कपास को क्या करते हैं, ओटते हैं। कदाचित आपने नमकीन, दलिया अथवा पोहा खाया होगा। आपने उसमें क्या देखा कि इसमें मिर्च है, तो खाने से पहले उसको क्या करते हैं, मिर्च निकाल के फेंक देते हैं। हम लोग सब ऐसा करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हुए हैं। आपको इन्हें पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे, वो तुरंत कर देंगे, चुन करके अलग कर देंगे और अलग बर्तन में रख देंगे। तो ऐसा करना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक सिंपल टाइप का। आप जैसे इस चित्र में देखिए, ये क्या है, दही या दूध किसी का मंथन हो रहा है और उससे मक्खन निकाला जा रहा है। ऐसा करना सरल प्रतीक होता है। कौन सा, आम, और आम के साथ कोई भी तो अमरूद का फल है तो उसको अलग करना। लेकिन यदि आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा हुआ गिलास दे दिया, बोला अब इसको अलग कीजिए, आप बताइए क्या हाल होगा। आम अमरूद तो टक से कर दिए, लेकिन जब वही रेत और नमक के मिश्रण को करना होगा तो उसके लिए एक नियम जो है ना, एक अलग विधि का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब यहाँ पे पहली जो है वो सोच रही है कि पदार्थों को पृथक करने की हमें आवश्यकता पड़ती ही क्यों है। देखिए होता क्या है, कहीं कहीं मिल जाता है तो हमें अलग करना ही पड़ता है। अगर हम मक्खन अलग ना करें तो हमें दही कैसे मिलेगा, तो है कि नहीं। तो ये चीज़ें जरूरी है। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप है, चावल से पत्थर को पृथक करना है। तो कैसे पृथक करेंगे, चुन करके कर देते हैं। हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं। मक्खन से दूध के लिए मंथन करते हैं। चाय की पत्तियों को पृथक करने के लिए छलनी से चाँपते हैं। और यह किस लिए किया जाता है, अनुपयोगों से दूर करने के लिए अशुद्धियों को फेंक देते हैं। चाय की पत्तियों में वही करते हैं, छान करके जो उसका होता है चाय का, उसको हम लोग चाय पत्ती उसको बाहर फेंक देते हैं। अब देखते हैं पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी है। तो पृथक्करण की विधियां, सबसे पहली विधि है हस्तचयन। हस्तचयन नाम से ही दिख रहा है, हाथ से चुनना। जैसे दुकान से जब अनाज खरीद के आप लोग लाते हैं, या चावल, तो घर में चावल कभी न कभी चुना होगा आपने। हम क्या करते हैं, उनमें से जो कंकर होता है उसको निकाल के अलग कर देते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, हस्तचयन। इस विधि से हम लोग पत्थर के टुकड़े, भूसी, अनकन, खाद करने मतलब उसको अलग कर देते हैं। लेकिन यह विधि हम लोग कब प्रयोग करते हैं, जब उसकी मात्रा, यानी इस कंकर की मात्रा या मिट्टी के कण की मात्रा या लकड़ी के टुकड़े की मात्रा कम होती है, तब हम लोग कर सकते हैं। अब एक दूसरा तरीका है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में आपने क्या, आप लोगों ने सबने थ्रेसिंग किया होगा। जब हम लोग खेत में फसल काटते हैं, गेहूं को या चावल को या मक्के को, तो हम उसका थ्रेसिंग करते हैं। हम क्या करते हैं,
गेहूं या चावल की सूखी डंठियों गट्ठर तो देखा होगा, उस डंठियों से अनाज को अलग करने से पहले क्या करते हैं, धूप में सुखा देते हैं। और सुखाने से क्या होता है, प्रत्येक डंडी पर जो अनकल होता है वो मतलब अच्छे से जब सूख जाता है तो थ्रेसिंग करने में आसानियाँ होती हैं। हम क्या करते हैं, उसको थ्रेसर के अंदर डालते हैं, और थ्रेसर के जब अंदर डालते हैं तो क्या होता है, अनाज अलग हो जाता है और भूसा अलग हो जाता है। आम और अमरूद को वृक्षों से तोड़ना हो तो हाथ से ही कर देते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए थ्रेसिंग के बारे में बोला गया है कि इस एक और तरीका होता है थ्रेसिंग के, जैसे धान का। धान में क्या करते हैं, हम धान की डंडी को ले करके पीटते हैं, किसी चीज़ पे पीटते हैं तो धान क्या होता है, अलग हो जाता है। इस चित्र में देखिए ये क्या कर रहा है, धान के वाली को पीट रहा है, और जब पीट रहा है तो धान क्या होता है, उस डंडियों से अलग हो जाता है। अब एक और तरीका है थ्रेसिंग के बाद, निष्पावन। ये निष्पावन क्या है, नाम देके थोड़ा सा लग रहा है निष्पावन, लेकिन हम लोग घर में भी करते हैं, बहुत आसान है। जैसे सूखे रेत तब बुरादे अथवा सूखी पत्तियां का एक मिश्रण बनाइए, उसका देखिए निष्पावन क्या होता है, जैसे अनाज में क्या होता है, सूखे पत्ते होते हैं या थ्रेसिंग के बाद भी थोड़ा बहुत उसके अंदर रह जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका निष्पावन कर देते हैं। इस चित्र में देखिए निष्पावन दिखाया गया है कि एक सूप में लेकर के अनाज को जब नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो धूलकन वगैरह, धूलकन बोल रहा हूँ, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े या पत्तियों का जो टुकड़ा वो क्या हो रहा है, वो इस साइड में बाहर की ओर चला गया है, इधर बाहर निकल गया, और अनाज कहाँ गिर गया, यहाँ पे गिर गया। इस क्रिया को कहते हैं निष्पावन। देखिए यहाँ पे वही बताया गया है कि मिश्रण को ले जाइए सूखे पे और नीचे की तरफ गिराइए, तो क्या होगा, जो हल्की चीज़ें हैं दूर चली जाएंगी और जो काम की चीज़ें वो नीचे आ गई। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हल्के अवयव को पृथक किया जाता है, किसकी मदद से, हवा की मदद से, वायु के झोंकों की मदद से। इसी को गाँव में एक और नाम से जाना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ओसाना भी बोलते हैं। आप लोगों ने पक्का गेहूं ओसाया होगा या मक्का, कुछ न कुछ तो किया ही होगा अगर आप गांव से आते हैं तो। अब अगला होता है चालन। हम लोग घर में सब चालन का प्रयोग करते हैं। कैसे, आटा से चोकर निकालने के लिए क्या करते हैं, चालन करते हैं। चालन में क्या होता है कि एक छेद वाला जो चलनी होता है उसमें हम लोग आटा को रखते हैं और उसको हिलाते हैं। हिलाने से क्या होता है कि जो आटा है जो नीचे आ जाता है, जो मोटे मोटे कण होते हैं जैसे कि चोकर वगैरह, वो चलनी में यहाँ पे रह जाता है। इस तरह से हम लोग अलग कर देते हैं। इसके साथ साथ कुछ अशुद्धियाँ भी रह जाती हैं। अब देखिए आटे की मिल में जब हम लोग गेहूं को पिसाने जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें पत्थर और भूसे जैसी शुद्धियों को निकालते हैं, चालन के द्वारा भी हटाते हैं। सूप में फटक करके जो होता है वो करके निकालते हैं, और उसमें जो पानी होता है, ये मिट्टी होता है, उसको पानी में धो करके निकाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, चालन भी देखा। अब देखिए जैसे घर बनता है तो बालू को भी हम लोग क्या करते हैं, चालन के द्वारा उसके अशुद्धियों से अलग कर देते हैं, या मोटे मोटे कंकड़ से अलग कर देते हैं रेत को। तो हमने देख लिया चालन। अब अगला है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। देखिए नाम थोड़ा सा देख के लग रहा है अजीब टाइप का, लेकिन आप जब देखिएगा बहुत आसान है। कभी कभी मिश्रण के अवयव को निष्पावन यानी ओसा करके हस्तयंत्र द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता, जो कि सिंपल विधि है। तो उदाहरण के लिए चावल दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की वस्तुओं कैसे पृथक करेंगे, तो कैसे पृथक करेंगे कि प्रायः पकाने से पहले चावल दालों को जल में धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तो उस पर चिपकी अशुद्धियाँ जैसे कि मिट्टी धूलकण क्या होता है, उससे पृथक हो जाता है, वह पानी में घुल जाता है, जिससे वो पानी क्या होता है, मटियाला जैसा हो जाता है। अब सोचिए बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल, तो पक्का चावल डूबेगा और धूल क्या होगा, पानी के साथ रहेगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा टेढ़ा करते हैं और जब टेढ़ा करके पानी को निकाल देते हैं। इसी क्रिया को अवसादन मतलब इसी क्रिया को निस्तारण कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तारण। अब अवसादन क्या होता है, अब जैसे देखिए थोड़ी, जैसे पानी में मिट्टी वगैरह घुला हुआ है, उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा ना तो उसके तली में सारी मिट्टियाँ जम जाएगी। तो तली में मिट्टियाँ शुद्धि जो जम जाती, इस क्रिया को अवसादन करते हैं। फिर उसको भी क्या कहते हैं, पानी के ऊपर जो साफ पानी रहेगा उसको हल्का सा टेढ़ा करके निकाल लीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं, निस्तारण कहते हैं। तो निस्तारण और अवसादन समझ में आ गया। अवसादन मतलब क्या, तलहट्टी में जमा हो जाना, और निस्तारण मतलब क्या हो गया, ऊपर की चीज़ों को टेढ़ा करिए और उससे निकाल लीजिए।
तो अवसादन और निस्तारण विधि का प्रयोग कर करके हम लोग कुछ मिश्रण को अलग कर सकते हैं। अब यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में प्रयोग किया जो आपस में मिश्रित नहीं होते। जैसे तेल और जल अगर मिल गया तो उसको भी हम इस विधि द्वारा प्रयोग कर सकते हैं। क्या, एक गिलास में तेल और जल मिल गया तो छोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिएगा तेल का परत अलग जम जाता है और पानी का अलग। जैसे कि एक गिलास है और उसमें तेल और जल का अगर मिश्रण डालेंगे तो देखेंगे कि आधा हिस्सा पे क्या हो गया, जल है, और उसके आधा हिस्सा पे क्या है, तेल है। तो हल्का सा टेढ़ा कीजिए और टेढ़ा करके निस्तारण कीजिए, निस्तारण करके जल को अलग कर दीजिए। इस तरह से ये भी कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, कई तरीकों से हम पदार्थ को अलग करते हैं। अब अगला तरीका है जो है निस्यंदन। अब ये निस्यंदन क्या है? निस्यंदन का मतलब है फिल्टर करना। फिल्टर करना मतलब क्या कीजिए, छन्ना पत्र ले लीजिए और उसमें से क्या कीजिए, उसके ऊपर द्रव को डाल दीजिए मिक्सचर को, तो जो साफ पानी होगा या साफ चीज़ों को वो उससे निकल जाएगा। इस तरह से अलग होना ही क्या होता है, निस्यंदन। किसको करते हैं? जैसे कि पानी जो में मिट्टी मिला हुआ है या गंदला पानी है एकदम और उसको पीने जैसा पानी बनाना है, तो अब क्या करिएगा, बरसात का गंदला पानी है तो आप एक छन्ना पत्र लीजिए। चित्र कहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए। आप क्या कीजिए, एक छन्ना पत्र लीजिए, उसको शंकु के आकार में बना लीजिए और एक टिप के ऊपर रख दीजिए और नीचे गिलास रख दीजिए। अब इसमें थोड़ा 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 पानी इसमें डालते रहिए। जब डालिएगा ना तो फिल्टर होके धीरे धीरे जो है पानी अलग हो जाएगा, जो साफ पानी होगा। इसी को बोलते हैं निस्यंदन। आपके घर में फिल्टर लगा होगा पानी वाला, उसमें क्या होता है, उस फिल्टर में 2 रड होता है। जैसे कि ये आपका पानी का फिल्टर है, नीचे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, और इसके ऊपर क्या होता है, पानी भरा होता है। जब इसके ऊपर पानी होता है तो ये जो 2 फिल्टर होता है ना, इससे क्या होता है, इससे निस्यंदन होता है। इससे फिल्टर होकर पानी नीचे बूंद 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 गिरता है और यहाँ पे भर जाता है और पानी की टोटी से हम लोग पानी निकाल के पी लेते हैं। तो फिल्टर में भी निस्यंदन ही काम करता है। अब अगला तरीका हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और बताइए, फलों के बीजों को, रसों को पीने से पहले ठोस कण को अलग करते हैं। सब निस्यंदन छलनी से हम लोग छान करके ही करते हैं। वाष्पन क्या है और वाष्पन के द्वारा कैसे किया जाता है? जैसे आपके पास पानी है, अब पानी में नमक मिल गया है, तो नमक और पानी को कैसे अलग कीजिएगा? उसके लिए हम लोग वाष्पन का प्रयोग करेंगे और संघनन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए बीकर में जैसे जल लेकर जब गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, वह भाप में बदल जाता है और भाप में बदल करके ऊपर उड़ जाता है। तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन। यानी द्रव का भाप में बदलना, गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। अब जैसे नमक है, पानी में मिला हुआ है, 2-3 चम्मच नमक डाल दीजिए पानी में। अब उसको अलग करना है तो क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पानी, जैसे यहाँ देखिए इस चित्र में नमक मिला हुआ जल है, तो इसको हम लोग पानी डाल के गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो पानी उड़ जाएगा और जो बच गया वो क्या बचेगा, वो सिर्फ नमक बच जाएगा। तो किस क्रिया द्वारा, वाष्पन के द्वारा हमने नमक को जल से अलग कर लिया। लेकिन हम बोलेंगे अरे वो जल भी चाहिए हमें, तब हम लोग उस जल को क्या करेंगे, भाप बनाएंगे। देखिए उसको भाप बनाएंगे और भाप बना करके उस भाप को किसी चीज़ पर ले लेंगे जिससे वो संघनित हो जाएगा और संघनित होकर वापस पानी में बदल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बच जाएगा हमें नमक बच जाएगा और इधर जो बच जाएगा वो क्या है, पानी बच जाएगा। अब बताइए नमक बनता कैसे समुद्र से? समुद्र के पानी से नमक बनता है, सबको पता है कैसे बनता है। तो क्या किया जाता है कि समुद्र में जल में अत्यधिक नमक की मात्रा अधिक होती है, लवण मिश्रित होता है। तो उसे क्या करते हैं, उसे बड़े बड़े गड्ढों में भर दिया जाता है और सूर्य के प्रकाश में आकर के पानी भाप बन के उड़ जाता है। जो बच जाता है वह नीचे क्या बचता है, वो लवण बचता है, नमक बचता है। और उसी नमक का प्रयोग हम लोग भोजन में करते हैं। देखिए यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है कि समुद्र का पानी है और उसको गड्ढों में भर लिया और बाद में सूख गया, वो सूर्य के प्रकाश से बाष्प बन के पानी उड़ गया, तो बच गया क्या, नमक बच गया। तो हमने देखा कि इस तरह से भी पृथक्करण किया जाता है। हमने कितने विधि को देखा, कई सारे विधि को हमने देख लिया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया गया, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी मात्रा को घोल सकता है? तो इसके लिए क्रियाकलाप कीजिए।
एक पानी लीजिए थोड़ा सा, और पानी में नमक डालिए चम्मच से। जब डाल करके हिलाइएगा तो क्या होगा, पानी में नमक घुल जाएगा। डालते रहिए, फिर चम्मच और डालिए और डालिए। एक समय ऐसा आएगा कि अब जब नमक उसमें डाल रहे हैं ना, वह पानी में बिल्कुल नहीं घुल रहा है। तो हमने क्या कंडीशन देखा, शुरू में क्या था, एक चम्मच डाला था घुल गया, फिर अगला चम्मच डाला वो भी घुल गया। तो उस समय जो नमक की स्थिति थी कि हम और ज़्यादा नमक को घुला सकते हैं, और एक समय ऐसा आया कि अब बिल्कुल भी अगर एक दाना भी नमक डालते हैं तो वह पानी में अब नहीं घुलता है। तो इसी स्थिति को बोलते हैं हम लोग संतृप्त विलयन। अब सुनिए, संतृप्त विलयन किसे कहा जाता है बताइए। वैसा विलयन जिसमें अब विलेय की और अधिक मात्रा को घुलाने की क्षमता नहीं रहती, यानी अब एक छोटा सा जो है ना, एक और रवा नमक का डालें, एक आधा चम्मच भी डालें, छोटा सा भी नमक डालें थोड़ा सा भी, तो वह नहीं घुले। तो इसी स्थिति को बोलते हैं संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन किसको बोलेंगे, तब शुरू की स्थिति जो थी, यानी जब पानी में नमक डालते थे घुल जाता था, और ज़्यादा घुलाने की क्षमता थी, तो उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। तो आप लोगों को संतृप्त और असंतृप्त क्लियर हो गया। अब आप कहिएगा क्या संतृप्त जो हो गया वो वहीं पे संतृप्त रहेगा? नहीं, ये संतृप्तता जो है वह टेम्परेचर के साथ बदलती है। जैसे अब देखिए, नमक पे, पानी में नमक बिल्कुल नहीं घुल रहा है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए। जैसे ही गर्म कीजिएगा देखिएगा वो नमक और घुल गया। यानी जैसे जैसे द्रव का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी संतृप्तता जो है, यानी घुलाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे वही दिखाया गया है। चीनी के साथ भी यह प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी देखिएगा एक समय के बाद चीनी घुलना बंद हो जाता है, मतलब वो संतृप्त हो गया। और जब गर्म करते हैं तो उस संतृप्तता को हम लोग बदल सकते हैं। तो हमने संतृप्त और असंतृप्त दोनों समझ लिया। तो इस चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। चलिए शॉर्टकट में देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हस्तचयन पढ़ा, पृथक्करण मतलब पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसको अलग करना, यह क्रिया पृथक्करण कहलाता है। और पृथक्करण के कितने तरीके हैं। पहला था हस्तचयन, हाथ से चुनकर। निष्पावन, ओसा करके, हवा की मदद से। फिर क्या पढ़ा हमने, चालन, चाल करके। अवसादन, नीचे जब बैठ जाता है द्रव में, जैसे कुछ घुला हुआ है और वो नीचे बैठ गया तो उसे क्या बोलते हैं, अवसादन। निस्तारण किसको बोलते हैं, ऊपर से जो होता है उसको क्या कहते हैं, ढाड़ दीजिए और निकाल दीजिए, निस्तारण होता है। निस्यंदन किसको बोलेंगे, फिल्टर करना, जिसको छान देते हैं हम लोग फिल्टर से, छन्ना पत्र वगैरह से, तो वह निस्यंदन होता है। तो ये सारी पृथक्करण की विधियां थे। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जाता है। सिंपल होता है ये। भूसा अनाज से भरी बीजों को निष्पावन द्वारा ओसा करके अलग करते हैं। किसी मिश्रण के कणों की अमाप में अंतर का प्रयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं में पृथक द्वारा किया जा सकता है। मतलब कि अगर कोई मिश्रण है, उसका एक कण क्या है, एकदम छोटा छोटा है, मतलब एक बिंदा जैसे यहाँ पे दे रहा हूँ, इतना छोटा छोटा, और दूसरा जो अशुद्धि है या फिर कोई दूसरा कण है वो उसमें जो मिला हुआ है दूसरा, वो इतना बड़ा बड़ा है, तो इसको हम लोग अलग कैसे करेंगे, छान करके अलग कर देंगे। छानने से क्या होगा, छोटा वाला जो होगा नीचे गिर जाएगा, जो बड़ा वाला है वो छलनी में बच जाएगा। तो इसका काम हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये चालन द्वारा कर सकते हैं, और निस्यंदन भी कर सकते हैं। जब ओसाएंगे तो वो अलग, ये अलग। निस्यंदन यानी फिल्टर करके, फिल्टर से एकदम जब सूक्ष्म वाला हो तो फिल्टर करके निकाल दीजिए। रेत और जल के मिश्रण में, रेत में भारी कण जली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा इसको, यानी अवसादन हो करके क्या होता है, रेत और जल का मिश्रण है तो रेत अवसादन करके नीचे बैठ जाता है और निस्तारण करके उसको अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा भी हमने क्या क्या पढ़ा था कि द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के प्रयोग से पृथक करता है फिल्टर द्वारा। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पन कहते हैं। वाष्पन मतलब क्या, द्रव को जब गर्म करते हैं तो वह भाप में बदल जाता है, उसी चीज में, उसी चीज के वाष्प में, यानी वायु में बदल जाता है, यानी गैसीय अवस्था में चला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग हम लोग द्रव में घुले ठोस पदार्थ को पृथक करने के लिए करते हैं। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके, यानी अब उसकी लिमिट खत्म हो गई, अब हम ज्यादा नहीं घुला पाएंगे, तो उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन और अधिक घुलाने की मात्रा मतलब क्षमता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को असंतृप्त कहते हैं। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। हमने क्या देखा कि संतृप्त विलयन हो गया, अब नहीं घुला रहा है चीनी को, लेकिन और गर्म कर दीजिए उसको, पानी को गर्म कर दीजिए तो क्या होगा, वह संतृप्त नहीं रहेगा, उसमें और ज़्यादा चीनी घुल सकता है। आपने चाशनी बनाया है कभी, ये चाशनी बनाते हुए आपने हलवाई को देखा होगा, वो गर्म करके चाशनी बनाता है तो पानी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीनी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है आपको क्या दिखता है, वहाँ पे
कि खाली चीनी ही चीनी बचा है। क्यों? क्योंकि जैसे ठंडा होने के बाद क्या होता है, और घुलने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो हमें सिर्फ चीनी अलग दिखने लगता है बाहर की तरफ। जल विलेय पदार्थ की विभिन्न मात्राएं घोलता है। हमने क्या देखा कि जल जो है ना, चीनी अलग मात्रा में घोलता है, नमक अलग मात्रा में घोलता है, यानी विलेय की मात्रा पे निर्भर कर, बल्कि वो जो विलेय होता है ना उस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मात्रा को घोल सकता है। अब इस प्रश्नों को सारा बना सकते हैं आप। देखें, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है, बताइए। हम अपने जरूरत के लिए करते हैं। निष्पावन से क्या है? चलिए, ये सारा क्वेश्चन तो यही होगा। अब अगला चैप्टर क्या है उसको देख लेते हैं। अब अगला चैप्टर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अब धीरे धीरे हमारा साइंस जो है ना थोड़ा सा आकार लेने लगा है, थोड़ा धीरे धीरे महत्वपूर्ण चीज़ों पे आने लगा है। अभी तक आपको एकदम सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे ना, मज़ा आएगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे समाप्त करते हैं इसे। जय हिंद।